Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 10th of July 2023. 10 जुलाई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आई होप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सारी अपने अंदर की झिझक को छोड़ करके लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को। आई डोंट नो व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक फ्रॉम लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज़। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, with reference to the land reforms in independent India, which one of the following statement is correct? The पहला statement है, the ceiling laws were aimed at family holdings and not individual holdings. B, the major aim of the land reforms was providing agricultural land to all the landless. C, it resulted in cultivation of cash crops as the predominant form of cultivation. या D, land reforms permitted no exemptions to the ceiling limits. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, यानी कि द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू द ऑल द लैंडलेस। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने सही किया होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रीपे द ड्यूज। दूसरा है, CAR is decided by each individual bank. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, यानी कि वन ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये CAR इज नॉट डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल बैंक्स, इसको डिटरमाइन करता है सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, है ना, इन इंडिया केस, है ना। एंड पहला स्टेटमेंट इज बेसिकली वेरी करेक्ट कि ये CAR वही होता है कि बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ द फंड्स ताकि वो ऑफसेट कर सके किसी लॉस को। तीसरा है, इंडिया इनैक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसी के अंदर GI टैग और ये सब दिया जाता है। और ये आपको बताना है ये किसके ऑर्डर के साथ कंप्लाई करने के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शंस आर ILO, IMF, अंकटाड या WTO। बहुत ही आसान सवाल है। द करेक्ट आंसर इज D, WTO। आई होप आपने तीनों स्टेटमेंट सही किए होंगे, तीनों क्वेश्चन सही किए होंगे। जिन्होंने किए हैं बताएं, जिन्होंने नहीं किए हैं वो भी बताएं कि कितने सही किए, है ना। कमेंट सेक्शन में इतना तो बता ही सकते हो ना कि आपसे कितने बने। तो दैट इज यू कैन डू फ्रॉम योर एंड। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस की तरफ आते हैं। पहली जो न्यूज है वो है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर विच इज एन इंस्टीट्यूशन अंडर द ICAR। ये आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर। इसने डेवलप किया है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम कॉल्ड फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। इसने क्या डेवलप किया है? एक अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसको बोलते हैं फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। तो अगर आपसे पूछा फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है और मिनिस्ट्री का नाम देने लगे तो वो गलत मत करना। आंसर है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी कि क्रीडा ने। अब ये फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स क्या है? द फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, द एम इज टू मिनिमाइज द एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप लॉस या फेलियर एंड इनकम शॉक, एंड दिस विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द फार्मर सुसाइड एज वेल। ठीक है ना। तो ये बेसिकली एग्रेरियन डिस्ट्रेस को कम करने के लिए है, क्रॉप लॉस या फेलियर को कम करने के लिए है, इनकम शॉक को रोकने के लिए है ना, और ये डिक्रीज करेगा फार्मर सुसाइड एज वेल। इंडेक्स एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसमें कि लोकल न्यूज़पेपर्स, अदर न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो भी फार्मर्स डिस्ट्रेस हैं, लोकलाइज्ड केसेस जो हैं जैसे कि डेट रिपेमेंट, डेथ बाय सुसाइड, पेस्ट अटैक, ये इनको ट्रैक किया जाएगा। इनमें मतलब कि इसको ट्रैक करके ऑब्वियसली बात है वहाँ पे फिर जो भी हेल्प हो सकेगी की जाएगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। रिपोर्ट्स ऑफ इंसिडेंसेस ऑफ फार्मर्स डिस्ट्रेस जो रहेंगे, लोकलाइज्ड केसेस जो रहेंगे, उनको कैटर किया जाएगा, उनकी नीड्स को कैटर किया जाएगा। दिस इज हाउ इट विल वर्क। फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स याद रखेगा। दूसरा है कि अभी रिसेंटली फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने इट हैज फाउंड दैट माइक्रो प्लास्टिक्स एंड नैनो प्लास्टिक्स दे कंसीडरेबली इम्पैक्ट द ह्यूमन एंड एनिमल गट माइक्रोबायोम। याद रखिएगा, ह्यूमन और एनिमल के गट माइक्रोबायोम को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कौन? माइक्रो प्लास्टिक्स एंड नैनो प्लास्टिक्स। ठीक है ना। तो माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? जो 0.1 से लेकर के 5000 माइक्रोमीटर तक की रेंज के रहते हैं, यानी कि 0.5 मतलब
मतलब 0.1 से लेकर के 0.5 to 5000 माइक्रोमीटर, एंड नैनो प्लास्टिक्स होते हैं 0.001 से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर तक. दे आर वेरी टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स दैट हैव पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ एज वेल, और दे आर जनरेटेड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस. Primary sources are those that deliberately create the micro and nano particles, है ना, जैसे कि क्लींजर में जो एक्सफोलिएंट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स में होते हैं एक्सफोलिएंट्स. आपके कॉस्मेटिक्स में भी आप सबको पता होगा कि बहुत छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, है ना, एंड ऑल दीज आर देयर. एंड ये ह्यूमन के गट माइक्रोबायोम, गट जो बैक्टीरियाज हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, गट माइक्रोबायोम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, और जो उनकी वर्किंग है उसको थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना. एंड ये ऑब्वियस सी बात है, जब प्लास्टिक अंदर जाएगा तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट होता है जहाँ पे ये गट माइक्रोबायोटा रहता है पूरा, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि म्यूकस लेयर को कई बार हार्म हो जाती है, गट परमिएबिलिटी मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और इम्यून रिस्पॉन्स और लीवर फंक्शनिंग में भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो थोड़ा सा इससे बच कर कुरकुरे कम खाइए, है ना, थुरथुरे कम खाइए. इफ यू नो द मीम, आई डोंट नो how many of you know थुरथुरे. and what is the news now? The next news is gravity hole. तो अभी रिसेंटली नहीं है, तो बहुत पुराना ग्रेविटी होल, इट हैज बीन फाउंड इन द मिडिल ऑफ द इंडियन ओशियंस, है ना, एंड इसके रीजनिंग अभी रिसेंटली जरूर पता चलेगा, ठीक है ना. तो ग्रेविटी होल क्या होता है? ग्रेविटी होल इज बेसिकली ग्रेविटी एनॉमली. ग्रेविटी एनॉमली क्या होता है? ग्रेविटी एनॉमली का सिंपल सा मतलब ये है कि मतलब सपोज करो ग्रेविटी बढ़नी चाहिए थी, ग्रेविटी अचानक घटने लगी, है ना. बाकी सारे रीजन, बाकी कॉमन सेंस थ्योरी बोलती है कि यहाँ ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, बट मान लो वहाँ पर ग्रेविटी घटने लगे, तो क्या होगा कि ग्रेविटी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उससे अगेंस्ट कुछ हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनॉमली. तो ग्रेविटी एनॉमली ही ग्रेविटी होल है एक तरीके से. ग्रेविटी होल इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटी एनॉमली, and it is an area where the force of gravity is lower than the average on the earth, है ना. अर्थ में जितनी है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में उससे बहुत कम ग्रेविटी लग रही है, तो दैट इज एक्चुअली द ग्रेविटी होल, है ना. एंड इट हैपेंस व्हेन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म. और ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं है या फिर ग्रेविटी होल क्यों है? ये इंडियन ओशियन में पाया गया है. इसको 1948 में डिस्कवर कर लिया गया था फेलिक्स एंड्रीज मीनस के द्वारा. क्यों है ये? द रिसर्चर्स हैव फाउंड द रीजन एंड पॉसिबल रीजन जो कहा गया है वो कहा गया है प्लूम्स ऑफ मैग्मा प्लूम्स को उसका रीजन कहा गया है ना. एंड विच हैड दिस प्लूम ऑफ मैग्मा माइट हैव ओरिजिनेटेड 120 मिलियन ईयर्स अगो, और इसी चीज को वहां पे बताया गया. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस में. पहली जो फ्रंट पेज की न्यूज है, सबसे बड़ी न्यूज है, वो है ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड नाउ, फॉरेस्ट बिल गोज टू द हाउस अनचेंज्ड. आप सबको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा एक्ट आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. यहाँ देखो लिखा हुआ है फ्रंट पेज में, है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था. अभी रिसेंटली उसके अमेंडमेंट के लिए एक बिल लाया गया था और बिल को रेफर किया गया था एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, है ना. तो द पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने प्रपोजल्स दे दिए हैं नाउ, एंड उन्होंने बिना किसी अमेंडमेंट के साथ, मतलब बिना किसी नए प्रपोजल के साथ एज इट इज बिल को पास करने की बात कह दी है. और ये बिल कौन सा है? यह है फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, है ना, याद रखिएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023. और ये जो है ये किसको रिप्लेस करेगा? 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को रिप्लेस करने के लिए ये बिल लाया गया था. और 1980 में जो एक्ट था उसको मतलब उसको रिप्लेस करेगा ये. और अब कई लोग इसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो ये बिल है, ये जो नया बिल है, ये एक तरीके से फॉरेस्ट के बहुत सारे लॉज को चेंज कर देगा, और फॉरेस्ट लैंड का जो असर्प्शन है, असर्प्शन मतलब कि उसका मिसयूज़ किया जाएगा फॉरेस्ट लैंड का फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, ठीक है ना. तो ये गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी इस नए अमेंडमेंट के साथ, क्योंकि देखो लिखा है द एक्ट एम्पावर्स द सेंटर टू रिक्वायर दैट एनी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस बी ड्यूली कंपनसेटेड. मतलब कि किसी भी फॉरेस्ट लैंड को, पहली चीज तो ये आपको पावर दे रहा है कि डाइवर्ट कर सकते हैं नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए. हाँ, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, बट यू कैन डू दैट ना. तो ये चीज जो है, इसके अलावा इट एक्सटेंड्स इट्स रिमिट टू लैंड विच इज नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इन स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट. ऐसे एरियाज जो कि फॉरेस्ट नहीं क्लासिफाइड है, यानी कि डीम्ड टू बी फॉरेस्ट एरियाज हैं, उनका भी इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो यूज कर सकती है फॉर एनी पर्पज विच एवर दे थिंक इज राइट, ठीक है ना. और ज्वाइंट कमेटी जो बनाई गई थी उसने रिव्यू किया क्लॉज बाय क्लॉज, उसने कहा कि सब बढ़िया है,
एवरीथिंग इज गुड। हालांकि कई क्रिटिक्स ये कहते हैं कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसको बोलते हैं गोडा वर्मन, या लिख लीजिए आप लोग गोडा वर्मन, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गोडा वर्मन जजमेंट ऑफ 1996। और उसमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, और इसीलिए लोग क्रिटिक्स इनका ये कह रहे हैं कि गोडा वर्मन का जो जजमेंट था उसको वायलेट करता है ये जो अमेंडमेंट है, ये कहीं ना कहीं उस गोडा वर्मन के जजमेंट को डाइल्यूट करता है, अमेंड करता है, मतलब वीक करता है, ठीक है ना। देखो लिखा है डाइल्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1996 जजमेंट इन द गोडा वर्मन केस दैट एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू वाइड ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट इवन इफ दे आर नॉट रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट। तो 1996 में गोडा वर्मन जजमेंट में ऐसे एरियाज को जो फॉरेस्ट नहीं भी डिक्लेयर्ड है उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पर तो बिल्कुल जो ऐसे एरियाज है डीम टू बी फॉरेस्ट एरियाज उनको काफ़ी ज़्यादा मिसयूज होगा। इसके अलावा देखो मेनी थिंग्स आर देयर इज नो सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट, मीन्स फॉरेस्ट नॉट ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट। देखो लिखा है ना यहाँ पे कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि रिकॉर्डेड नहीं है फॉरेस्ट के, दे आर डीम्ड फॉरेस्ट एरियाज एंड इनको भी कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। एंड मेनी एक्टिविटीज आर बीइंग परमिटेड देयर, जैसे कि टूरिज्म हो गया या कॉम्प्रोमाइजिंग देयर इंटीग्रिटी हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऑल दिस थिंग्स आर अ ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ द पावर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड, है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ और है, मैं आपको वो बता दूं पहले, है ना। देर आर सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स इन दिस। यस, यहाँ पे देखो लिखा है देर वॉज एन ऑब्जेक्शन टू द प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ द 1980 लॉ। अब 1980 लॉ का नाम भी चेंज किया जाएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से लेकर के अब इसका नाम क्या रखा जाएगा, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट। तो कई लोगों ने इसको कहा कि ये नॉन इंक्लूसिव है एंड जो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज उनको लेफ्ट आउट आपने कर दिया है। तो ये नॉन इंक्लूसिव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि भैया कंजर्वेशन बस था पहले, अब हमने उसमें ऑगमेंटेशन वर्ड भी ऐड कर दिया है, तो इसमें कोई बात ऐसी आती नहीं है इंक्लूसिव नॉन इंक्लूसिव की, तो दैट इज द थिंग। इसके अलावा सम ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स स्पेसिफाई वेयर द एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई, कई ऐसे कैटेगरीज बनाई गई जहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं करता है। एंड कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनकरेज करते हैं द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांटेशन ऑन द नॉन फॉरेस्ट लैंड, है ना। और जो इससे नेट जीरो टारगेट है हमारा 2070 का, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द क्रिटिक्स, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आर्टिकल था ये इसीलिए था, इंपॉर्टेंट था। इन वाराणसी टर्टल हेल्प क्लीन द गंगा। दूसरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत लार्ज स्केल जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं 2014 से लगाई जा रही थी, लेकिन गंगा को क्लीन करने में इतनी सफल नहीं हो पाई। लेकिन उसमें एक एफर्ट ऐसा है जो काफ़ी काम कर रहा है, वो है टर्टल रिहेबिलिटेशन जो किया गया। टर्टल रिहेबिलिटेशन में क्या किया गया था, बहुत सारे टर्टल्स को डाला गया था गंगा में, है ना, 5,000-6,000 टर्टल्स को। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने हाथ मिलाए थे 2014 में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने हाथ मिलाए थे विद द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। किसके साथ, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एक्चुअली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक एजेंसी है, लिख लीजिएगा आप लोग, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक एजेंसी है बेसिकली फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है ना। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, एक एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नमामि गंगे प्रोग्राम। सिंस 2017 दे हैव बीन रनिंग द टर्टल ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन उत्तर प्रदेश वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में ये लोग टर्टल ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं, गंगा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये टर्टल करते क्या है, ये कार्निवोर और हर्बीवोर दोनों तरीके के टर्टल्स हैं जो कि यहाँ पे रेस किए जाते हैं, और उनको जब गंगा में डाला जाता है तो इट क्लियर्स द रॉटन और हाफ बर्न ह्यूमन बॉडीज एज वेल एज फ्लावर्स विच आर डम्प्ड इनटू द रिवर्स। तो हाफ बर्न ह्यूमन बॉडीज जो हो गई या जो बॉडी रॉटन बॉडीज हो गई उनको रिमूव कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लावर्स जो कि डम्प्ड होते हैं रिवर में उनको हटा रहे हैं ये टर्टल्स। तो ऑल दिस थिंग्स आर मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इन दैट। बाकी आपको ये पता होगा कि नमामि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, मैंने आपको बता दिया है, वो एक NMCG जो है वो एक एजेंसी है जो कि नमामि गंगे प्रोग्राम को देखती है, साफ मतलब उसको क्लीन करने का काम करती है। ऑब्वियसली बात है, कुछ पैरामीटर्स है जिनके माध्यम से बताया जाता है कि पानी साफ हो रहा है कि नहीं। तो एक पैरामीटर है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि पानी क्लीन नहीं है।
ये याद रखना, कॉमन याद रखना कि अगर बीओडी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि वो क्लीन नहीं है। सेम फीकल कॉलीफॉर्म भी यही एक बैक्टीरिया होता है ना, और डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, डीओ आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पर आते हैं। एडिटोरियल में पहला जो एडिटोरियल है वो है अन्य भाग्य फियास्को एंड थिंकिंग बियॉन्ड द राइस। अब यहाँ पर रिसेंटली आप सबको पता होगा कि अन्न भाग्य स्कीम कर्नाटका लागू करना चाहता था, जिसमें उनको एक्स्ट्रा राइस की ज़रूरत थी। पहले उनको लग रहा था कि वो एफसीआई से प्रोक्योर कर लेंगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से प्रोक्योर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक स्कीम है ओएमएसएस, याद रखिएगा क्या स्कीम है, ओएमएसएस, जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम। देखो लिखा हुआ है ना, ओपन मार्केट सेल स्कीम। इसमें एफसीआई जो कहता है ओपन मार्केट में सेल करता था। अब उनको लगा कि यहाँ से खरीद लेंगे, पर ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट उसने बोला कि हम इस बार बेचेंगे ही नहीं, है ना, वी विल नॉट सेल दिस। हाँ, तो अब जब ये नहीं बेच रहे हैं तो उनका क्या क्या रीजन थे कि उन्होंने नहीं बेचा? उनका ये कहना था कि भैया ओएमएसएस का जो यूज है वो है प्राइस स्टेबलाइजेशन, है ना, और अगर वो इस तरीके से ओपन मार्केट में बेचेंगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, है ना, और दूसरे तरीके से उनको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब उनका ये था तो हाँ, ये उनका कहना था कि अगर हम इसको ओपन मार्केट में बेच रहे थे तो वो सही नहीं था, है ना, एंड यहाँ पे हमको करना चाहिए था दूसरे माध्यम से। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑथर का कहना है कि ये सही आर्ग्यूमेंट नहीं है जो उनका कहना है। और क्या गारंटी कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स जिनको मिलेगा ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से वो सही प्राइस पे कंज्यूमर को बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे? तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। मतलब कुल मिलाकर के ओपन मार्केट सेल स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल, है ना। अब उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं देंगे, तो अब ये एक इशू आ गया। ऑथर ने कहा है कि एक दूसरा इशू ये है कि आज भी हम जो सेंसस में डेटा यूज कर रहे हैं वो 2011 का डेटा यूज कर रहे हैं। द सेकंड इशू इज दैट वी आर स्टिल यूजिंग द 2011 सेंसस डेटा। और अगर हम 2011 का सेंसस डेटा यूज करेंगे तो पिछले 10-11 सालों में जो नए पॉवर्टी में लोग जुड़े रहे हैं उनको आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। तो ऑथर का ये कहना था कि भैया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को स्ट्रॉन्ग करो ना, आप उसमें जो सही डेटा बेस है, ऑब्वियस सी बात है इसमें एक सेंसस का डेटा लिया जाता है, तो आप इसको अगर स्ट्रॉन्ग करोगे, इसमें लोगों को इंक्लूड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो पीडीएस के अंदर कवर हो जाएंगे। तो जो नए लोग आ रहे हैं जिनको पीडीएस के अंदर कवर होना चाहिए था वो कवर हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सेंसस का डेटा ही पुराना यूज कर रहे हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने इस काम को काफी ज्यादा टाल चुकी है। अगर आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट बकायदा इस काम को टालती जा रही है ना। तो दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा उन्होंने भी ये कहा है कर्नाटका को कि भैया अन्य भाग्य स्कीम की जो प्रॉमिस है उसको लाने की जगह आप क्या कर सकते हो कि आप जो लोग छूट चुके हैं पीडीएस में, एक्सक्लूडेड हैं, उनको आप इंक्लूड करने की कोशिश करो ना पीडीएस में। आप उनके पीडीएस सर्टिफिकेट्स बनवा दो, पीडीएस कार्ड बनवा दो, और ऐसा करोगे तो उनको जो एनएफएसए के बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड होने लगेंगे। तो आपकी जो वो बच जाएगी, पहली चीज जो आपने प्रॉमिस किया तो वो भी बच जाएगा, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल है रिस्टोरिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस क्राउन ज्वेल। अब डब्ल्यूटीओ का क्राउन ज्वेल क्या है लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहली बात, अभी रिसेंटली क्या है, डब्ल्यूटीओ का एक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। जो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है उसी को डब्ल्यूटीओ का क्राउन ज्वेल कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछे कि ये डब्ल्यूटीओ का क्राउन ज्वेल क्या है, तो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। हुआ क्या था, 2019 के बाद से डब्ल्यूटीओ का जो ये 2 टीयर्ड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो पैरालाइज्ड हो चुका था। 2 टीयर्ड है मतलब कि एक तो बॉडी है जो कि एडजुडिकेटिंग बॉडी है। 2 टीयर कैसे हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है। देखो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है तो एक तो एडजुडिकेटिंग बॉडी रहेगी, है ना, जो डिसीजन लेगी, और उसके बाद फिर एक एपिलेट बॉडी रहेगी। एपिलेट बॉडी है ना, दोनों ए बी है, एक एडजुडिकेटिंग बॉडी है, दूसरा एपिलेट बॉडी है। तो ये दो टीयर हो गए। और एपिलेट बॉडी जो थे, जो कि सेकेंड टीयर है डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का, वो अपील्स को सुनती है फ्रॉम द डब्ल्यूटीओ पैनल्स, है ना, जो अपील्स आती हैं उनको सुनती है। वो नॉन फंक्शनल चल रहा था बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। यूनाइटेड स्टेट ने सिंगल हैंडेडली ब्लॉक कर दिया था अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का जो डब्ल्यूटीओ है उसका जो सेकेंड टीयर है एपिलेट बॉडी, उसके जो फंक्शनरीज हैं उनके अपॉइंटमेंट को ब्लॉक करके रखा था किसने, यूएसए ने ब्लॉक करके रखा था। अब जब यूएसए ब्लॉक कर देगा अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स तो ऑब्वियसली बात है एपिलेट बॉडी काम नहीं कर पाएगी।
ठीक है ना। तो 2019 से बिल्कुल ये डिसफंक्शनल हो चुकी थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि 2024 से दोबारा से ये रिजरेक्ट कर सकती है। इट कैन नाउ रिजरेक्ट इन 2024 एंड डीएसएस विल लुक इन पिंक फ्रॉम 2024, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। एक इंपॉर्टेंट चीज यही है जो कि आपको मुझे बतानी थी, बाकी इसमें ज्यादा चीजें नहीं थी। WTO बिकेम द विजिबल हैंड ऑफ द लॉ टू रेगुलेट द ग्लोबल ट्रेड। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऑथर ने WTO की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए बताया कि जैसे एक मार्केट का इनविजिबल हैंड होता है, जैसे एडम स्मिथ ने बताया था इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, है ना। जिसकी लोग अपना अपना भला सोचेंगे तो पूरे ओवरऑल इकोनॉमी का भला हो जाएगा, तो वो तो इनविजिबल हैंड होता है। तो WTO के ऑथर ने इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए बोला कि ये भैया विजिबल हैंड है लॉ, है ना, ऑफ द लॉ। एंड ये जो है हाथ है ये दिखता है, और ये मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को लीगलाइज करने में, और दूसरी चीज़ों जो एक तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको लीगलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो दैट इज द थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। और इसका जो अमेरिका कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है डी जुडिशियलाइजेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप लोग लिख लीजिए। अमेरिका क्या ट्राई कर रहा है? अमेरिका ट्राई कर रहा है कि WTO का डी जुडिशियलाइजेशन हो जाए। देखो लिखा हुआ है डी जुडिशियलाइजेशन, मतलब कि देखो क्या है, अमेरिका नहीं चाहता कि कोई जुडिशियल बॉडी, कोई अपीलेट बॉडी काम करे WTO के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर वो काम करेगी तो फैसले लेगी तो वो बताएगी कंट्रीज को कि यहाँ आप गलत हो, यहाँ सही हो। अमेरिका ये नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इसको चाइना से लड़ना है। चाइना कोई रूल नहीं मानता है, अमेरिका क्यों माने? सिंपल सी बात यह है कि चाइना जब कोई रूल नहीं मानता तो वाई शुड अमेरिका मतलब बॉदर अबाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड ऑल। एंड दैट इज द रीजन वाई अमेरिका जो है वो डी जुडिशियलाइजेशन चाहता है WTO का। तो ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। आगे मूव करते हैं। थ्रेड्स ऐप, आप सबको पता है थ्रेड्स आ गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग तो आईडी बना ली है, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो हमको टेम्स IAS को सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा टेम्स IAS, ठीक है ना। कल मैंने उसमें बहुत अच्छा वसीली आर्किपॉफ के बारे में बताया था। ऐसे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने सोचा कि थ्रेड्स में बताऊंगा मैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो थ्रेड्स ऐप में ज़रूर टेम्स IAS को सर्च कर लीजिएगा। टेम्स IAS कैसे आप सर्च करेंगे? कैन सर्च लाइक दिस, TEMS, टेम्स IAS, ठीक है ना। इंस्टाग्राम हो चाहे आपका थ्रेड्स हो, यू कैन सर्च इट। रिपोर्ट हाईलाइट्स इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन एजुकेशन। अब कल मैंने आपको एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ द स्टेट्स बताया था, आज मैं आपको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स बताऊंगा, ठीक है ना। तो कल आपको याद होगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री निकालती है, एंड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट भी आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री ही निकालती है, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि कल मैंने आपको बताया था 9 कैटेगरीज है इसके अंदर, जिसमें सबसे बेस्ट कैटेगरी है दक्ष, हाईएस्ट ग्रेड कैटेगरी है दक्ष। उसके बाद उत्कर्ष आती है, फिर अति उत्तम आती है, फिर उत्तम आती है, फिर प्रचेष्ट 1, प्रचेष्ट 2, प्रचेष्ट 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 एंड आकांक्षी 3। ये लोएस्ट आकांक्षी 3 है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। 9 कैटेगरीज हैं, देख लीजिएगा। दक्ष नंबर 1 पे है, उत्कर्ष नंबर 2 पे, अति उत्तम नंबर 3, उत्तम नंबर 4, प्रचेष्ट 1 5, प्रचेष्ट 2 6, प्रचेष्ट 3 7, फिर उसके बाद आकांक्षी 1 8, आकांक्षी 2 9 और आकांक्षी 3 10। तो 10 कैटेगरीज है, सॉरी 10 ग्रेड्स लिखा भी है, देखो 10 ग्रेड्स लिखी हुई है, 9 ग्रेड्स मैंने बोल दी थी। 10 ग्रेड्स हैं और 10 ग्रेड्स मैंने आपको बता दी कौन कौन सी है। और ये 10 ग्रेड जो रहती हैं इसके बेसिस पे ही अभी डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो स्टेट्स हैं उसमें दक्ष कैटेगरी में तो कोई है ही नहीं, उत्कर्ष कैटेगरी में भी कोई नहीं है, अति उत्तम में भी कोई नहीं है ना, उत्तम में भी कोई नहीं है। तो 4 में तो कोई है ही नहीं, इन 5 में तो कोई है ही नहीं पहले, ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट्स में भी वही हाल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में दक्ष और उत्कर्ष के बाद कोई मतलब अति उत्तम में है ना। तो डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स में हमको कुछ डिस्ट्रिक्ट जरूर अति उत्तम कैटेगरी में मिलेंगे, दक्ष और उत्कर्ष नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको बताना था मुझे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। 5 पैरामीटर्स मैंने कल आपको बता दिए थे, इसके कौन कौन से 5 पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। और आगे की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट कवर कंटिन्यू टू डिक्लाइन अनअबेटेड इन 2022। जो प्राइमरी फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ज़्यादा घटा है 2022 में।
तो रिपोर्टेड जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, इट हैज लॉस्ट 4.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, 4.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, which is equivalent to losing an area of 11 football fields per minute. 11 फुटबॉल फील्ड्स का एरिया पर मिनट लॉस हुआ है 2022 में, रिसर्चर्स का कहना है। और रिसर्चर्स कहाँ के हैं? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है उसके अंदर का दोनों, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच निकालते हैं WRI, यानी कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्या निकालते हैं? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, उन्होंने बताया है, ठीक है ना। अब जब फॉरेस्ट लॉस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ेंगे, तो वही है कि जो फॉरेस्ट लॉस है, इट हैज प्रोड्यूस नियरली 2.7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द इंडियाज एनुअल एमिशन ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इंडिया का एनुअल एमिशन जो होता है फॉसिल फ्यूल से, उसके बराबर है, सोचो, इस फॉरेस्ट लॉस के कारण। और प्राइमरी फॉरेस्ट कवर्स में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, इट इज 10% मोर देन 2021। तो प्राइमरी फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दे आर मैच्योर नेचुरल फॉरेस्ट दैट हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड इन द रिसेंट हिस्ट्री। ऐसे मैच्योर और प्राइम नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं जो कि अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं नेचुरल रिसेंट हिस्ट्री में, एंड दे ऑफन स्टोर मोर कार्बन देन दी अदर फॉरेस्ट। सेकेंडरी फॉरेस्ट से कहीं ज़्यादा कार्बन ये स्टोर करते हैं। एंड मतलब अगर आप नॉर्मली कंपनसेट भी करो प्राइमरी फॉरेस्ट के लिए, कोशिश करो कि भैया रीग्रो कर देंगे, नए प्लांट ग्रो कर देंगे, तो भी वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। द सेकेंडरी फॉरेस्ट इज अनलाइकली टू रिप्लेस द प्राइमरी फॉरेस्ट इन द कार्बन सिक्वेस्ट्रेंसिंग एंड कैपेबिलिटीज एंड ऑल, ठीक है ना। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल फॉरेस्ट वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट द फॉरेस्ट रिलेटेड कमिटमेंट्स। The world is not on track to meet most of the forest related commitments. WRI measures the progress on 2 goals. WRI जो है वो 2 goals को देखती है। पहला तो डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना है 2030 तक, एंड दूसरा 350 मिलियन हेक्टेयर्स फॉर लॉस्ट फॉरेस्ट, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, उसको रिगेन भी करना है। लिख लीजिएगा, 2 गोल्स हैं WRI जिसको मेजर करती है। पहला डिफॉरेस्टेशन 2030 तक एंड करना है, और दूसरा 350 मिलियन हेक्टेयर्स लॉस्ट डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट है उनको रिगेन भी करना है। और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो कम से कम डिफॉरेस्टेशन हमको 10% हर साल कम करना पड़ेगा 2030 तक। और अगर हम चाहते हैं 2022 तक अगर हम चाहते हैं कि ये जो रिगेन करना है, तो उसके लिए भी हमको भैया जो वर्ल्ड नीड्स टू इंक्रीज द ट्री कवर बाय 22 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, 22 मिलियन हेक्टेयर हमको पर ईयर ट्री कवर ग्रो करना पड़ेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अगर हम देखें प्राइमरी फॉरेस्ट कहाँ ज़्यादा लूज हुए हैं, तो ब्राज़ील हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। वहीं पे इंडोनेशिया, मलेशिया ने दे हैव मैनेज टू कीप देयर प्राइमरी फॉरेस्ट कवर लॉसेस टू द मिनिमम, है ना। इंडोनेशिया, मलेशिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। LVM-3 द अदर इसरो रॉकेट, लास्ट न्यूज़ है, इसरो ने लॉन्च किया है अभी, जो चंद्रयान 3 है लॉन्च करने वाले हैं वो LVM-3 के माध्यम से, यानी कि जो आपका LVM-3 है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि 10 टन तक लोअर अर्थ ऑर्बिट में लिफ्ट कर सकता है। 3 स्टेजेस हैं LVM-3 के, याद रखिएगा, यू राइट इट डाउन। LVM-3 के 3 स्टेजेस हैं। पहला द फर्स्ट, जो कि बॉटम मोस्ट स्टेज है, ये 2 S-200 बूस्टर्स स्ट्रैप्ड ऑन द साइड्स ऑफ द रॉकेट बॉडी, एंड दे कंबस्ट अ सॉलिड फ्यूल इसमें यूज होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन यूज होता है। सेकंड स्टेज इज पावर्ड बाय 2 विकास इंजन, 2 विकास इंजन लगे हैं सेकंड स्टेज में, इसमें लिक्विड फ्यूल का यूज होता है। एंड अपर मोस्ट होता है फाइनल, वो क्रायोजेनिक इंजन होता है, यानी यहाँ पे लिक्विफाइड हाइड्रोजन एंड लिक्विफाइड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन जुलाई 14 को ऑनबोर्ड होगा LVM-3 के माध्यम से। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।